तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है और इसको स्टेटस मिला है नवरत्ना कंपनी का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कैसा उसका स्टेटस है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद में कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल हमें मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इस सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो पहले इसका नाम था नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी का जो मेनली काम है वो बिल्डिंग और से रिलेटेड चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करने का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, मेजर स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के पास में ही है और नवरत्ना कंपनी है। और कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर कंपनी काम करती है। कंपनी मेनली 3 टाइप के जो मेजर सेगमेंट में उसमें काम करती है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा है रियल एस्टेट। इन 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी मेनली काम करती है। कंपनी को जो सेटअप किया था गवर्नमेंट ने वो पीएमसी के हिसाब से किया था। पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और इसको सिविल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसको डेवलप करने के लिए काम किया था। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स जो उनको बिल्डिंग वगैरह अपनी बनानी होती है वो इस कंपनी के थ्रू बनवाते हैं। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया था। उसके बाद कहें तो जो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो उसको अवार्ड किए जाते हैं नॉमिनेशन के बेसिस पे। नॉमिनेशन बेसिस पे एनबीसीसी को जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलते हैं और फिर ये आगे उन प्रोजेक्ट्स को असाइन कर देती है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो वो मेनली कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। ये कंपनी मेनली क्वालिटी कंट्रोल और उस तरह की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करती है। उसके अलावा एक तो नॉमिनेशन बेसिस पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं और दूसरा टेंडर जो है वो भी कंपनी फाइल करती है। उसके थ्रू भी कंपनी को गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के वो वाले प्रोजेक्ट भी कंपनी जो यहाँ पे एक्वायर करती है। तो दोनों ही टाइप से कंपनी अच्छा बिजनेस करती है। फिर जब बात करें कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, उसमें कंपनी क्या क्या काम करती है। तो पहले बात करें पीएमसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, उसमें कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनकी सारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका रिलेटेड काम करती है। कैसे बनाना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे टाइमली हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, कितना उसका बजट, सारी चीज़ें उसके बारे में कंपनी काम करती है। दूसरा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कंपनी जो है एग्जीक्यूट करती है प्रोजेक्ट को। उसमें कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट हैं, उसमें हाई राइज चिमनीज हैं, कूलिंग टावर्स हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट्स हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं कंपनी उनको एग्जीक्यूट करती है। फिर बात करें रियल एस्टेट डेवलपमेंट की, तो कंपनी उसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाती है, उसमें अपार्टमेंट्स हैं, टाउनशिप्स वगैरह हैं। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें उसमें कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिस बनाती है और शॉपिंग मॉल्स और बिल्डिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ बनाती है। बात करें रेजिडेंशियल की खास करके तो आपने नाम सुना होगा, नोएडा में आम्रपाली पहले एक बिल्डर था, उनके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारी दिक्कत आई थी। उस प्रोजेक्ट को एनबीसीसी ने टेक ओवर किया था और उन्हीं ने आगे सारे वो फ्लैट्स बना के जो है वो आगे डिलीवर करें जो भी लोगों ने बुक किए थे वहाँ पे। उसके बाद कंपनी ऑर्डर बुक की, कितना बिजनेस कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल है जो आने वाले टाइम में उसको पूरे करके देने ऑर्डर। तो कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, 81,000 करोड़ की। 81,000 करोड़ की टोटल बुक है और उसमें से जो 20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं वो अभी फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी मिले हैं फाइनेंशियल 2025 के। तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी कंपनी होल्ड करती है और नए जो हैं प्रोजेक्ट्स वो भी कंपनी को काफ़ी अच्छे से मिल रहे हैं। फिर बात करें कंपनी रेवेन्यू स्प्लिट की कि कंपनी 3 टाइप के सेगमेंट में काम करती है। तो कहाँ से कितना रेवेन्यू कंपनी को आता है, तो कंपनी में मेजर रेवेन्यू वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से आता है 92% का, ईपीसी से कंपनी को 6% होता है और रियल से सिर्फ 2% होता है। तो कंपनी का जो मेनली काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है, उसी के थ्रू कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। फिर बात करें कंपनी के ओवरसीज़ ऑपरेशंस की, तो इंडिया में तो कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है सरकारी कंपनी से मिल करके। कंपनी इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी प्रोजेक्ट चला रही है। उसमें दुबई में कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मालदीव्स है, मॉरिशस है और दूसरी कई सारी कंट्रीज़ में कंपनी आगे अपने प्रोजेक्ट जो है बनाने के लिए प्लान कर रही है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी जो मेजर स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है 62%। उसके अलावा एफआईज का 4% का स्टेक है इस कंपनी में, डीआईज का 10% का है और पब्लिक और दूसरे लोगों ने 24% का स्टेक इस कंपनी में लिया है। तो सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने जो है इस कंपनी में किया हुआ है। बात करें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, तो 14% का ठीक ठाक स्टेक इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी है।
तो कुल बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, उसको पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसको नॉमिनेशन बेसिस पे अपने आप ही प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और फिर वो आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट पे देके वहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन कराती है। तो कंपनी जो है असेट लाइट मॉडल पे काम करती है, अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिस भी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला और आगे उसको थर्ड पार्टी को दे दिया और वहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन करा लिया और खुद जो उसकी प्लानिंग करनी थी या उसकी जो बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल थी उसका ज़्यादा कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी अच्छा प्रोफाइल होल्ड करती है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे पहले देखें कंपनी के रिवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 8,000 करोड़ के आसपास के, फिर 2021 में थोड़ा सा कम हो गए 7,000 करोड़ और फिर वापस से अच्छे से इंक्रीज़ हो गए कंपनी के रेवेन्यूज़ और 2024 में कंपनी के 10,400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए हैं। तो बात करें पिछले 4 साल में काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करा है और 5 साल की बात करें तो 7% के सीजीआर से काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपनी सेल्स को इम्प्रूव करा है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी बहुत ही लो मार्जिन पे काम करती है। 2020 में देखें तो 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, फिर 2%, फिर 3%, फिर 4%, मैक्सिमम 2024 में आया 5%। अब जो 5% है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसके अलावा और बहुत सारे खर्चे होते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, उसको कैलकुलेट कर ले तो 5% से नीचे आ जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इतने कम मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी के ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी 81,000 करोड़, लेकिन बात करें तो प्रॉफिट बहुत कम है। 10,400 करोड़ की कंपनी 2024 में सेल थी और सिर्फ 400 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला है। तो कंपनी काफ़ी लो मार्जिन में काम कर रही है। अब बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट के उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और अपने ही एजेंसी है, सब चीज़ें तो ठीक ठाक काम चल, लेकिन इस कंपनी को अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, अगर हम प्राइवेट जो कंपनी होती हैं उनसे कंपैरिजन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में कंपनी आ सकती है। सिर्फ 5% का मार्जिन कंपनी लेकर चल रही है। तो अगर ओपन मार्केट में हम देखेंगे तो इस तरह कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो और ज़्यादा एफिशिएंसी भी कई बार होती हैं और कॉस्ट मैनेजमेंट सब चीज़ें और बेटर होती हैं सरकारी कंपनियों से। तो उस हिसाब देखें तो कंपनी बहुत लो मार्जिन काम कर रही है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल के नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट देखें तो वही है, 100 करोड़ का 2020 में था, फिर 240 करोड़, फिर 278 करोड़ हो गया 2023 में। 2024 में अच्छे से इंक्रीज़ हो गया 414 करोड़ का, क्योंकि कंपनी का एक तो रेवेन्यू बढ़ गया और कंपनी का थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, इसलिए 400 करोड़ के आसपास आ गया, वरना 200-250 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा था। एक इतनी बड़ी कंपनी जो इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, 7,000-8,000 करोड़ का उसका बात करें तो रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो 200-250 करोड़ का है। तो सर देखें तो बहुत लो मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। अगर 5-6% का ही प्रॉफिट लेना है तो मेरे को इस कंपनी में एंट्री करने में समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा कि 6% तो बैंक वाले एफडी पे इंटरेस्ट देते हैं, तो मैं 5-6% पे इस कंपनी इन्वेस्ट करूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और जो डेटा हम चेक करें सब पास्ट रिकॉर्ड है, फ्यूचर में कंपनी कैसे काम करेगी क्या नहीं करेगी वो भी सारी रिस्क हैं। तो अगर 4-5% का कंपनी प्रॉफिट ले रही है तो मुझे वो कंपनी कुछ खास इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। बाकी डेटा एक बार चेक कर लेते हैं और चीज़ देखेंगे फिर देखते हैं। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 5 साल से कंपनी 4 साल पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो थी, सिर्फ 2023 में देखें तो उसमें नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। तो कंपनी थोड़ा बहुत फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही थी। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड ठीक ठाक पेमेंट कर रही है। पिछले 5 साल के एवरेज देखें तो 35% की काफ़ी अच्छी ठीक ठाक एवरेज कंपनी की डिविडेंड पेमेंट में है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी शो की, कंपनी कितना लोन लिया है, अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड, तो कंपनी कोई भी लोन लिया हुआ नहीं है। 0.0 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी शो है। क्यों है? क्योंकि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो सारा काम जो है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से कराती है। जिस भी गवर्नमेंट की एजेंसी को, मान लीजिए किसी को कॉलेज बनवाना है, किसी को मेडिकल कॉलेज बनवाना है या कोई और बिल्डिंग बनानी है सरकारी, तो वो इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एनबीसीसी को। एनबीसीसी आगे थर्ड पार्टी को बोल देते हैं कि हाँ भी ठीक है, हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, आपको बनाना है, कितने बनाओगे, वो उनसे टेंडर एक तरीके से करवा लेते होंगे और फिर वो सारा पैसा थर्ड पार्टी लगाती है। तो इनको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसलिए कंपनी को ना कोई लोन लेने की जरूरत है ना कुछ। लेकिन बात करें नॉर्मली आप देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत ज़्यादा हैवी लोन लेने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन यहाँ बात करें तो एसेट लाइट मॉडल है कि एक तरफ से प्रोजेक्ट लिया और आगे दूसरे को दे दिया और अपना बीच में मार्जिन ले लिया। ये कंपनी मेनली काम कर रही है। उसके बाद करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 25% का कंपनी रिटर्न इक्विटी आया लास्ट ईयर का और पिछले 5 साल की एवरेज 17% की है। तो ये कंपनी का ठीक है, कंपनी काफ़ी अच्छा से रिटर्न जनरेट कर रही है अपने जो इन्वेस्टर के पैसे पे। लेकिन सिर्फ आरओई से काम नहीं चलता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर अच्छे से आना चाहिए, परसेंटेज कंपनी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 5% का यहाँ पे आ रहा है, अब कोई भी बीच में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 5% तो कहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो गवर्नमेंट के हिसाब से कंपनी चल रही है, सपोर्ट है, सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसको हम ओपन मार्केट से कंपेयर करें तो मुझे कुछ खास कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो नहीं लग रहे हैं। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसके जो शेयर्स हैं वो हमें सस्ते मिले या फिर महंगे मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी था 73 करोड़ का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। 2023 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई थी 385 करोड़ के, और जो 24 में देखें तो सिर्फ 28 करोड़ कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था। अब पिछले 3 साल का हम टोटल देखें तो नेगेटिव 284 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है, यानी कि
एवरेज निकालें तो लगभग 100 करोड़ हर साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड नहीं करती है, तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन नहीं निकल सकती है। बात करें तो फ्री कैश फ्लो से कंपनी एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी, कोई फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड नहीं करती, उसको क्या वैल्यू निकलेगी, तो जीरो वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो इस कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो से वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको कंपनी को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो सब चेक करते हैं कि उसके हिसाब से, यानी कि नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन कैसी आ रही है। तो बात करें तो पहले कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चेक करते हैं। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 170 रुपये के आसपास चल रहा है, और 170 के हिसाब से कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो देखें तो 56 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री का पी बाई 40 का है। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। 56 की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो काफ़ी हाई होती है, तो कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है, और फ्री कैश फ्लो तो कंपनी होल्ड करती नहीं, उस हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। तो दोनों ही पैरामीटर से कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो बात करें तो ठीक है, कंपनी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप है, सब चीज़ें, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सेवा भाव से काम करती हैं कि हाँ भी ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम करवाना है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन आप नहीं ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि नॉमिनेशन बेस पे आपको देखिए आपको ही देना है हमने, और किसी को प्रोजेक्ट देना ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो 3% का जो एवरेज आ रहा है पिछले 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो और कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है, सेवा भाव से काम कर रही है, थोड़ा बहुत चल रहा है बिजनेस, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन कॉमर्शियली अगर हम बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लगा है, और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो ऐसी कंपनी देखें कि 60% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और बहुत अच्छा वो कंपनी पैसा कमाती है, तो उन कंपनीज को हम दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप देख रहे हो ओवर प्राइस भी है कंपनी, तो अगर इसी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा प्राइस कम हो जाए तब आप एंट्री ले लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन देख लेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है गवर्नमेंट है तो उसमें इन्वेस्ट करना है वो नहीं है, बाकी सारे पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। तो इससे से बात करें तो कंपनी मैंने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।